हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जो कि आपका टॉपिक पूछा ही जाता है, चाहे आप MA एजुकेशन कर रहे हो, आप MEd कर रहे हो, या फिर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो। UGC नेट में भी आपका फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, और अगर आपका सेकंड पेपर एजुकेशन है तो आपका सेकंड पेपर में भी ये वाला टॉपिक जो है आपका पूछा ही जाता है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपकी शोध या फिर अनुसंधान समस्या क्या होती है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद जो है हम इनके कारण को जानेंगे कि समस्या के क्या कारण हो सकते हैं। इसके बाद हम समस्या के स्रोत के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि समस्या का चुनाव आप किस प्रकार से कर सकते हो। इसके बाद जो है हम आपके सिद्धांत को देखेंगे, और उसके बाद जो है आपकी समस्या की मान्यता को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपका UGC नेट में आता है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में, या फिर आप MA कर रहे हो तब भी आएगा, आपका MEd हो तब भी आता है, आप PGT की तैयारी कर रहे हो ये तब भी काम आएगा, आप MSc BA या फिर BSc इन सब में जब आप एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो तो आपका जो रिसर्च है वो आपका ज़रूर ही पूछा जाता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शोध समस्या, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। पहले आपको इसका ये मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, दो टॉपिक से मिलकर बना है रिसर्च और प्रॉब्लम। ऐसी समस्या जिसे हम रिसर्च के थ्रू सोल्व करते हैं, या फिर हम किसी ऐसी समस्या पर रिसर्च करते हैं कि उसका जो हम समाधान है वो प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, समस्या किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला है, क्योंकि जब तक आपके पास समस्या ही नहीं होगी तो आप रिसर्च किस टॉपिक पर करोगे। तो ये आपके सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद जो है आपका समस्या का चयन किसी भी शोध का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मानव समाज अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अनेक साधन को अपनाता है, तथा जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो समस्या उत्पन्न होती है। आपकी समस्या कब उत्पन्न होगी, जब आपको किसी चीज़ की नीड होगी और आपको नहीं मिल पा रही होगी, तो वहाँ पर आपकी जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद जो है आपका अति आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में बाधा ही समस्या है। तो जहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं मिलती वहीं से जो है आपकी प्रॉब्लम जो है जनरेट होने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इनके थ्रू भी शोध समस्या को समझ सकते हो। आपको शोध या फिर अनुसंधान दोनों एक ही बात है, दोनों का मीनिंग ही रिसर्च होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, टाउनसेंड के अनुसार समस्या एक प्रश्नवाचक कथन है जिसमें एक समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। तो आपकी समस्या क्या है, आपकी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आप जो रिसर्च है वो कर ही क्यों रहे हो, आपके पास ऐसी क्या समस्या है जो आप इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो। अगला है आपका यहाँ पर, समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य है, जैसे कि अभी इन्होंने ऊपर बताया। ऐसे ही आपका कार्लिंगर ने भी कहा था, जिससे यह जानकर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो आपके शोध में चरों का यूज़ किया जाता है, और ये आपके 4-5 चर आराम से होते हैं। जैसे कि आपका स्वतंत्र हो गया, आश्रित हो गया, मध्यस्थ चर हो गया। आप चरों से रिलेटेड जो है आपको वीडियो अलग प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप यही समझ सकते हो, जब जहाँ पर भी दो चरों के बीच में संबंध हो वहीं पर जो है आपकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं समस्या के कारण। आपकी समस्या जनरेट ही किन कारणों से होती है। तो यहाँ पर 3 मुख्य कारण जो है, या फिर आप परिस्थिति बता सकते हो, वो जो है आपकी सबसे पहले ज्ञान में अवरोध। जब आपके पास कोई ज्ञान ऐसा हो, या तो वो अधूरा हो या उस ज्ञान को आप बढ़ा नहीं पा रहे हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह स्थिति प्राय उस समय उत्पन्न होती है जब एक घटना के संबंध में हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। जब आप किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिस पर आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो भी कारण जो है आपका समस्या का बनेगा। जैसे कि आप ले सकते हो कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान नहीं है, तो आपके लिए एक समस्या का काम करेगी। आपके लिए वो एक समस्या है, आपके लिए प्रॉब्लम है कि मैं कंप्यूटर कैसे चलाऊँ। तो वो सब चीज़ें जो है आपके ज्ञान में अवरोध का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि चिकित्सा क्षेत्र में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है। तो ये आप तभी बता पाओगे जब आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह की प्रणाली यूज़ की जाती है, उनमें सबसे बेस्ट कौन सी। जब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा तब तक आप इसका आंसर जो है नहीं दे पाओगे। तो आप ये बाकी सब पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल जो है आपको मीनिंग क्लियर करना है। जहाँ पर आपका ज्ञान जो है कम हो, आपको पर्याप्त ज्ञान किसी चीज़ को लेकर नहीं हो, तो वहाँ पर आपकी समस्या जो उत्पन्न हो जाती है। अगला है आपका विरोधी परिणाम।
विरोधी परिणाम से मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपका यहाँ पर किसी ने शोध किया, उसके बाद उसी टॉपिक पर किसी और ने शोध किया और दोनों के बीच में जो है बहुत सारा डिफरेंस मिला। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये वाला गलत है या फिर ये वाला। तो यहाँ पर भी जो है आपकी समस्या क्रिएट हो गई। तो जहाँ पर भी आपके विरोधी परिणाम निकलते हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब ये होता है अगर किसी व्यक्ति ने रिसर्च कर दी तो उसके परिणाम अगले टाइम भी ऐसे ही निकले, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी मेथड से आपकी रिसर्च करो, लेकिन उसका परिणाम जो है आपका सेम ही निकलना चाहिए। आपने रिसर्च की विशेषताओं में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका होता है वस्तुनिष्ठता की विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है आपकी होनी आवश्यक होती है। ये सब चीज़ें जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो हम आपकी समस्या के कारण को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका दूसरा कारण है। ये आपकी अगली समस्या है किसी तथ्य की व्याख्या। वैज्ञानिक तथ्यों का संबंध किसी पूर्व स्थापित सिद्धांत से करना चाहता है, जब वह ऐसे में सफल रहता है तब भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आप किसी प्राचीन या किसी कोई भी ऐसे पूर्व सिद्धांत है जिसे आप अपना वेरीफाई करना चाहते हो, आप उसे जीवन में अपनाना चाहते हो, उसका सामान्यकरण करना चाहते हो और वो नहीं हो पा रहा, वो असफल है आपके जीवन में, तो वो भी आपका क्या करेगा, समस्या उत्पन्न कर देगा। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता पुनः तथ्य के संबंध में नई जानकारी उत्पन्न करता है और पुनः व्याख्या करता है। मतलब उसके पास वो कम जानकारी थी तो उसे दोबारा करेगा, उस पर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो गेन कर लेगा और अपनी समस्या को ख़त्म कर लेगा। तो ये 3 जो थे आपकी समस्या के मुख्य कारण थे। अब हम देखते हैं समस्या के स्रोत क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है, समस्या के स्रोत के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं, कर इसके बारे में ये तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपके जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है, आप जिससे समस्या का पता लगा सकते हो। जैसे कि आपका सबसे पहला कारण भी यही था कि परस्पर विरोधी अनुभव, और आपका यहाँ पर स्रोत भी यही है कि आपका कोई भी परस्पर 2 विरोधी अनुभव है, तब भी आपकी समस्या जो उत्पन्न होगी और इसी से आप समस्या का पता भी लगा पाओगे। समस्या के स्रोत का मतलब ये है कि आप समस्या कहाँ कहाँ से पता लगा सकते हो, आपके ऐसे कौन से सोर्स है जहाँ से आप समस्या इकट्ठी करोगे। तो सबसे पहले ये हो गया। दूसरा आपका हो गया पूर्व हो चुके अनुसंधान कार्य। जैसे कि आपकी कोई पहले रिसर्च हो चुकी है किसी टॉपिक पर, तो आप उस पर रिसर्च करोगे कि वो सब चीज़ें जो है ठीक है नहीं, और वो प्रेजेंट टाइम में किस हद तक सही है। तो यहाँ से भी जो है आपकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक खोज दिमागपूर्ण हो चुके शोधकर्ता का अवलोकन करके उसमें अपूर्ण कार्य की खोज, जो उसमें काम जो है अधूरा रह गया है, वो भी समस्या के रूप में ढूंढ लेता है, तो वो भी आपकी समस्या का स्रोत बन जाता है। अगला है आपका अनुसंधान के सुझाव। तो शिक्षकों, शिक्षार्थियों तथा अनुसंधानकर्ताओं द्वारा वंचित शोधों के सुझाव में शोध के लिए समस्या का चुनाव दिया होता है। जब आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर लेते हो तो उसके बाद में जो है आपको बताया जाता है कि हाँ तक हमने रिसर्च कर लिया, आगे ये समस्या इसमें उत्पन्न हो सकती है, तो आप इन पर रिसर्च कर सकते हो। तो वहाँ पर भी जो है आपकी समस्या के बारे में बता दिया जाता है। तो वो भी एक आपका अच्छा सोर्स है कि आप किसी और की रिसर्च पढ़कर उसमें से भी आप नई समस्या, प्रॉब्लम को निकाल सकते हो। अगला है आपका प्राचीन सिद्धांतों से, जो आपके प्राचीन टाइम में हो चुके हैं वो अब जो है वर्तमान समय में सही चीज़ें नहीं लागू कर पाते, तो उसके कारण जो वहाँ पर भी समस्या होती है, तो वो भी आपकी नई समस्या को स्थापना कर देता है। आप ये सब चीज़ें जो है पढ़ लेना, ये आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल जो है मैं आपको ये हेडिंग वगैरह क्लियर समझाती चल रही हूँ। अगर आपको इनमें कोई इसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगला है आपका कक्षा, विद्यालय व समुदाय में। तो आपकी कक्षा में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, आपके विद्यालय में भी, समुदाय में, मतलब आप आसपास जो है कई तरीके से जो है आपके समस्या जो है आप अपनी खोज सकते हो। तो सबसे पहले ये है कि हाँ, शिक्षा समस्याओं का स्रोत है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। अगला है आपका पद्धति संबंधी दोष द्वारा। पूर्व स्थापित तथ्यों में पद्धति संबंधी दोष को जानकारी भी शोध की समस्या को, मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग ये है, जब आप किसी रिसर्चर की रिसर्च देखते हो तो उसमें कई तरीके की जो है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई दोष उसमें देखने को मिलते हैं। वहाँ पर उन्होंने किसी और पद्धति का यूज़ किया हुआ है, वहाँ पर कोई और मेथड यूज़ किया हुआ है, जबकि वहाँ पर कोई और मेथड यूज़ होता। तो इस तरह की जो है आपको बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिल जाती है। तो अगला है आपका शिक्षा की नवीन पद्धतियाँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि समय के साथ जो है चेंजेस होते रहते हैं, तो जिसके कारण जो है आपकी नई नई पद्धति का जन्म होता है। और जब आप नई नई पद्धति का यूज़ करते हो तो जो आपकी पुराने मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें गलत होती हैं, आपकी उसमें कमी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। जब उसमें कमी निकलनी स्टार्ट हो जाती है तो वो आपका समस्या उत्पन्न कर देता है और वो ही समस्या के स्रोत में इंक्लूड होने लगता है। अब है आपकी समस्या का चुनाव। आप किसी समस्या का चुनाव किस प्रकार से कर सकते हो। आपकी समस्या का चुनाव का मतलब यहाँ पर है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसका चुनाव किन बेस पर करते हो। जैसे कि आप स्टूडेंट हो एजुकेशन सब्जेक्ट के,
और आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम ले ली, रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी ले ली जो कि आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो आप इस तरह से जो है अपनी कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें गलत है। आपका समस्या का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक शोधकर्ता प्रत्येक क्षेत्र से मिलने वाली समस्याओं पर शोध नहीं कर सकता, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। उसमें से किसी एक समस्या का चुनाव करना पड़ता है। किसी एक समस्या के चुनाव हेतु कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर शोधकर्ता स्वयं से प्राप्त करके समस्या का चुनाव करता है। और वे क्वेश्चन कौन कौन से? सबसे पहला तो यही है, क्या उसकी रुचि सभी क्षेत्र में है, कि आप जिस टॉपिक को लेना चाह रहे हो क्या आपको उसमें रुचि है या नहीं है। अगला है, क्या वह अध्ययन के लिए किसी अन्य अध्ययन का आधार बनाना चाहता है, कि आप इस पर रिसर्च करके आप किसी और थ्रू पर जाना चाहते हो, आप किसी और तरीके से जो है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। अगला है आपका, क्या वह शैक्षिक परिस्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, आप इस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर जो है आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो। अगला है आपका, उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या है, कि आप उस पर जो है रिसर्च करना चाहते भी हो या नहीं चाहते। ये भी आपके चुनाव में डिपेंड करती है। आपको कई बार रिसर्च का टॉपिक जो है आपको थोप दिया जाता है, ज़बरदस्ती आपको दे दिया जाता है। रिसर्च जो है, चाहे आप एमएड के स्टूडेंट हो, पीएचडी के हो, या कोई भी, रिसर्च जो है आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। आपका जहाँ इंटरेस्ट होगा, आपके लिए जो सुविधाजनक होगा, आप उस पर रिसर्च करोगे। तो यही चीज़ है कि आपको रिसर्च जो है अपने अकॉर्डिंग करनी होगी। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी नीड क्या है, आप उस रिसर्च पर काम करना भी चाहते हो या नहीं, आप उसमें वक्त दे सकते हो या नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके डिपेंड करती है। तो ये आपके 4 इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन थे जो कि आपको रिसर्च के चुनाव करने से पहले इन पर ध्यान देना होता है। अगला है आपका समस्या चुनाव के सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या होने चाहिए? आपने ये तो देख लिया कि आप समस्या चुनाव किस तरीके से करोगे, लेकिन अब सिद्धांत क्या होंगे? आपका सबसे पहला सिद्धांत है शोधकर्ता की रुचि। आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई प्रॉब्लम चूज़ की है, अगर आपको उस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप उस पर रिसर्च नहीं कर पाओगे। आप या तो रिसर्च अधूरी छोड़ दोगे या आप किसी और से जो है अपनी रिसर्च कंप्लीट कराओगे। तो ये सब चीज़ें आपकी गलत होती है। रिसर्च में जो है आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज़ करते हो। अगला है आपका शोधकर्ता की अभियोगिता। अब मान लिया कि आपने टॉपिक तो ऐसा ले लिया जिस पर आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, तो ये भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे रिसर्च के टॉपिक को चूज़ करो जिसे आप अच्छे से कर भी पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक इतना टफ ले लिया कि आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। तो आपको रिसर्च का टॉपिक भी अपनी अकॉर्डिंग लेना है। आपकी योग्यता क्या है, आप उसके बेस पर ही अपना रिसर्च का टॉपिक लोगे। अगला है आपका समस्या बिल्कुल नई न हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रिसर्च जो है आपकी किस किस तरीके से ली जाती है। पहले शोध हो चुके हैं, आपके कोई 2 रिसर्च जो है आपस में विरोध उत्पन्न करती हो, ऐसे बहुत सारे तरीके। तो आपको क्या करना होता है, आप किसी भी नई चीज़ पर रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब शोध का मीनिंग ही देखते हो, आप रिसर्च का मीनिंग देखते हो। क्या होता है आपका रिसर्च का मीनिंग? री प्लस सर्च, री प्लस सर्च ही आपका रिसर्च का मीनिंग होता है। तो आपके रिसर्च में क्या गया, किसी ऐसी चीज़ को खोज करना जिसे आपने पहले कर लिया हो, मतलब पुनः खोज करना, दोबारा से रिसर्च करना, दोबारा से चीज़ों को खोजना। तो जब हम किसी चीज़ को दोबारा से खोजते हैं तो वो नई चीज़ों को नहीं खोजते, जो पहले हो चुके हैं उस पर ही हम दोबारा रिसर्च करते हैं। तो यही बात इन्होंने कही है कि रिसर्च जो है वो बिल्कुल भी नई ना हो। अगला है आपका समस्या मापन की सीमा में। मापन की सीमा से मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हो वो आपके अंडर में होना चाहिए। जैसे कि आपने रिसर्च का टॉपिक तो आपने यूएसए से रिलेटेड ले लिया, अब आप यूएसए जा ही नहीं सकते तो आप उस पर रिसर्च थोड़ी कर सकते हो। तो ये चीज़ें गलत है। आपको समस्या भी उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होती है जिस समस्या को आप आसानी से कर पाओ, उसके उपकरण आपको मिल जाए, उसके टूल वगैरह जो है, उसके सारे मेथड जो है आपको ईजिली मिल जाए, तो उस पर ही आप अपनी समस्या पर रिसर्च करोगे। अगला है आपका समस्या सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी होनी चाहिए। अब वही बात है, आप रिसर्च कर क्यों रही हो? आप शिक्षा के लिए कर रहे हो, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कर रहे हो, शिक्षा में जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान खोजने के लिए कर रहे हो। रिसर्च आप अपने अकॉर्डिंग नहीं करते, आप एक व्यक्ति के लिए रिसर्च नहीं करते। ये रिसर्च जो है आपके सभी के लिए होती है। उस रिसर्च से जो है बाकी सबको भी फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्तिगत रिसर्च हो गई कि सिर्फ एक व्यक्ति को फ़ायदा होगा। तो ये क्या होनी चाहिए? सैद्धांतिक होनी चाहिए, ये वैज्ञानिक रूप से होनी चाहिए, और दूसरा ये व्यवहारिक होनी चाहिए। ऐसी रिसर्च हो जिसका आप उपयोग कर सको आप अपने वास्तविक जीवन में, जिसको कुछ महत्व हो। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च ऐसे टॉपिक पर कर दी
जिसका कोई जीवन में महत्व ही नहीं है। तो इन दो चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक तो आपकी सैद्धांतिक हो, सैद्धांतिक मतलब आपकी वैज्ञानिक रूप से, अगर आपकी वैज्ञानिक नहीं होगी तो रिसर्च जो है आपकी सही नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो है वैज्ञानिक चीज़ों में जो है व्यक्ति अपने अनुभव को तो यूज़ करता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। अगर रिसर्च वैज्ञानिक नहीं होती तो उसमें आप भेदभाव भी कर सकते हो, उसमें आप जो है उसके गुणात्मक रूप में चले जाओ। तो आपकी रिसर्च सैद्धांतिक भी होनी चाहिए और व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी भी होनी चाहिए। तो ये सब क्या थी, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके सिद्धांत है, आप प्रॉब्लम का चुनाव इन सिद्धांत के बेस पर ही करोगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अगला है आपका समस्या की व्यवहारिक मान्यता। जो आप प्रॉब्लम ले रहे हो उसकी मान्यता क्या है। आप इन्हें विशेषता में भी इंक्लूड कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो इनकी सीमाएं क्या है। तो आपका इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया व्यय, मतलब आपकी समस्या जो है ज़्यादा खर्चीली ना हो। आप कोई ऐसी प्रॉब्लम ले रहे हो जो कि आपका बहुत ज़्यादा धन लगाएगी, बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें आपकी गलत है। आपको ऐसी ही प्रॉब्लम लेनी है जो लिमिटेड हो, आप उस पर ज़्यादा धन भी ना लगाओ और आपकी रिसर्च जो है हो जाए। तो ये क्या होनी चाहिए, कम खर्चीली होनी चाहिए। अगली जो है आपकी समय ज़्यादा ना लेने वाली, मतलब आपका जो टाइम है वो ज़्यादा ना लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी लिमिटेड चीज़ में होती है। जैसे आपने पीएचडी देखा होगा, आपके पीएचडी जो है आपकी 4 से 7 साल के बीच में कराती जाती है। तो ये क्या आपकी इसमें होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई ऐसे रिसर्च का टॉपिक चूज़ कर लिया, आपने ऐसी प्रॉब्लम ले ली जिसे आप 10 साल तक भी नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ें गलत है। आपको लिमिटेड टाइम में जो है अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी होती है। जब आप एमएड करोगे उसके 4th सेमेस्टर में आपको डेजर्टेशन बनानी होती है। डेजर्टेशन एक तरह की आपकी रिसर्च ही होती है, लेकिन उसमें जो है आपको कुल 6 या 8 महीने का टाइम दिया जाता है। ऐसा ही अगर आप 8-9 महीने का टॉपिक ना लेकर कोई ऐसा टॉपिक ले लो जिस पर रिसर्च जब आप करने बैठोगे तो आपकी रिसर्च 5 साल से पहले ख़त्म ना हो, तो आप एमएड तो कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही आपको ऐसी समस्या का चुनाव करना है जिसमें आपका कम समय लगे। अगला है आपका आंकड़े। समस्या से संबंधित आंकड़े हों, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपने कोई समस्या उठा ली यूएसए की और आपको उसके जो भी आपको उसका डाटा है वो आपके पास है ही नहीं, तो आप उस पर रिसर्च नहीं कर पाओगे, ये भी आपकी बात होगी। तो आपको ऐसा ही समस्या का चूज़ करना है जिसका आपके पास डाटा हो, मटेरियल हो, वो सब चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो। अगला है आपका निर्देशन। समस्या ऐसी हो जिसके लिए परामर्श व निर्देशन लिया जा सके, मतलब जैसे कि आपको गाइडर मिलता है, आपको पीएचडी में भी मिलेगा, आपको एमएड में भी मिलेगा, तो आपको ऐसा निर्देशन होना चाहिए उस पर कि आराम से कोई भी इजीली निर्देशन या फिर आपको परामर्श दे सके। ऐसी समस्या ना हो कि आपको कोई इस पर निर्देशन भी नहीं दे रहा, आपको परामर्श भी नहीं दे रहा, आपको कोई हेल्प ही नहीं करना चाहता क्योंकि आपका टॉपिक ही ऐसा है, तो आपको ऐसा नहीं लेना। अगला है आपका नैतिकता का ह्रास। तो आपका नैतिकता का ह्रास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्या करते हैं, रिसर्च तो कर लेते हैं, आपकी समस्या का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, नैतिक ह्रास। जैसे कि आपने धार्मिक रूप से किसी ऐसे टॉपिक को चूज़ कर लिया और उस पर रिसर्च कर ली, लेकिन आपने जो उसका समाधान निकाला वो किसी एक पक्ष पर निर्धारित कर दिया, तो वो सब चीज़ें गलत है। तो इसमें क्या है, नैतिकता का ह्रास नहीं होना चाहिए, आपके नैतिक मूल्य को हानि ना हो, ऐसी आपको रिसर्च लेनी है। तो ये सब जो पॉइंट थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। इसमें से आपके कई क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलते ही है। और अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, कहीं पर आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।